कृषि के विकास की कथा समाज के आर्थिक आधार से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल से ही कृषि न केवल हमारी सभ्यता संस्कृति बल्कि मूल्यों की भी पहचान रही है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी अन्न को ब्रह्म और जीवन का आधार माना गया है। सन 1960 में जब देश में हरित क्रांति का आगाज हुआ था, तब न केवल हम आत्मनिर्भर हुए बल्कि हमारे जीवन स्तर भी काफी ऊपर उठे थे। इसका कारण था हाइब्रिड सीड का सिलेक्शन और उनका संवर्धन, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड्स का उपयोग करना और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना, बड़े बड़े डैम का निर्माण और नहरों के द्वारा सिंचाई कार्य करना। इसी तरह से कृषि उपकरणों में भी नवीनता लाना और पशुधन और पशु उत्पाद का भी संवर्धन करना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। कहने का तात्पर्य यह है कि इन बृहद नए टेक्नोलॉजी के चयन से ही हमारा देश आज अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है। यह न केवल हमारी जीवन शैली है बल्कि हमारे तीज त्योहार, हमारे खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि ये पूरी हमारी जो संस्कृति है वो इसी कृषि कार्य के आसपास, इसके इर्द गिर्द घूमती है। हमारे देश के किसान जो कि अन्नदाता हैं, जो खुद अपने पेट को काटकर लोगों का पेट भरते हैं, धन्य है ये किसान। इन्हीं के लिए ये 4 पंक्तियां से बनी यह कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पेट जो भरता लोगों का मिट्टी से फसल उगाता है, पेट जो भरता लोगों का मिट्टी से फसल उगाता है, उस किसान के खातिर ही तो ये धरा ही उसकी माता है। आलस जरा न तन में रहे, आलस जरा न तन में रहे, कोई डर न मन में रहे, जितनी भी मुसीबत पड़ती है बिन बोले वो चुपचाप सहे, बस परिवार के खातिर ही तो वो रहता और मुस्कुराता है, उस किसान के खातिर ही तो ये धरा ही उसकी माता है। ना धूप सताए दिन की उसे, ना धूप सताए दिन की उसे, ना काली रात डराती है, डटा रहे हर मौसम में जब तक फसल न पक जाती है, सूरज उगने से पहले खुद पहुंच खेत में जाता है, उस किसान के खातिर ही तो ये धरा ही उसकी माता है। संयम भी बांधे रखता है, बोझ जिम्मेदारी कांधे रखता है, पेट भरे सबका खुद भूखा पेट सो जाता है, मुट्ठी अपनी भींच कर खून से खेत को सींच कर बंजर जमीन में भी सोना वो उगाता है, उस किसान के खातिर ही तो ये धरा ही उसकी माता है। जो पेट भरता लोगों का मिट्टी से फसल उगाता है, उस किसान के खातिर ही तो ये धरा ही उसकी माता है, ये धरा ही उसकी माता है। ऐसे किसान को हमारा सत सत नमन। Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and they started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. हमेशा घुमंतु प्राणी से आधुनिक सभ्य समाज बनने तक का सफर फसल उत्पादन के साथ ही प्रारंभ होता है, जिसे आज हम कृषि कहते हैं। Dear student, welcome to a new chapter, crop production and management. To provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. When nomadic people settled and cultivated lands, they produced rice, wheat and other crops. Then agriculture was born. कहने का तात्पर्य यह है कि घुमड़ प्रवृत्ति को छोड़कर जब लोग एक साथ मिल करके धान, गेहूं इत्यादि फसल लेने लगे, तो इस तरह से कृषि की शुरुआत हुई। And when plants of same kind are grown and cultivated one place on a large scale, then it is called crop. मतलब एक ही प्रकार के पौधों को जब बहुत बड़े स्तर पर उगाया जाता है तो हम उसे फसल कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप which is grown from June to September, that is rainy season, जैसे कि पैडी, मैज, सोयाबीन एक्सेट्रा। एंड रबी क्रॉप which is grown from October to March, that is winter season, for example ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा। मतलब ये है कि बरसात के दिनों में जो फसल उगाए जाते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं और ठंड के दिनों में जो फसल उगाए जाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। The general activities undertaken by the farmers over a period of time to cultivate crops are called agricultural practices. फसल को उगाने से लेकर तैयार करने और भंडारण तक किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो फसल पद्धतियां हैं उन्हें ही हम मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं।
इसके अंतर्गत प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज अर्थात मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण कृषि पद्धतियाँ की चरणवार प्रक्रियाएं हैं। एंड द टूल्स विच आर यूज्ड टू पर्पज ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लाउ, हू, कल्टिवेटर्स एंड टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजार जैसे कि प्लाऊ है, हू है, कल्टीवेटर है, उनको हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं। तो चलिए इस सफ़र में जहां मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल कटाई तक विभिन्न स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहली प्रक्रिया जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आती है वो है मिट्टी को तैयार करना। द सॉइल हैज़ टू बी लूजन्ड and the process of loosening and turning of the soil it is called tilling or plowing। अर्थात मिट्टी तैयार करने के लिए खेत की जुताई की जाती है। इस प्रक्रिया में मिट्टी को उल्टा और पलटा जाता है तथा उसे बराबर किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्लाइंग और टिलिंग कहते हैं। खेत को जोतने से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा पाती है और शोषण कर पाती है। जुताई में अवांछनीय पौधे जैसे कि खरपतवार आदि भी जड़ से उखड़ जाते हैं। जड़ से उखड़ जाने के कारण ये पौधे धूप में सूख जाते हैं। एंड दिस आल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स दैट ऐड ह्यूमस टू इट। द प्लाउड fields have big pieces of soil which is called crumbs। जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं उन्हें क्रम्स कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं जैसे प्लाऊ, हू और कल्टीवेटर। तो प्लाऊ दैट इज ए लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स विथ वन और मोर ब्लैक स्पेस इन अ फ्रेम यूज्ड टू टर्न ओवर एंड कट फurrows इन सॉइल दैट इज कॉल्ड प्लाऊ। प्लाऊ में बी मेड ऑफ ओनली वुड एंड द आयरन ओनली। प्लाऊ या हल में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक बड़ी लकड़ी का फ्रेम होता है जिसे प्लाऊ शाफ्ट कहते हैं, और एक मेन कटिंग ब्लेड होता है जिसे प्लाऊ शेयर कहते हैं, और उसको ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल लगा होता है, और इसे बैलों या भैंसों के द्वारा खेतों की जुताई करने में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण औजार है हू। यह कम तथा छोटे खेतों की मिट्टी को खोदने और पलटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह लोहे का बना एक ब्लेड होता है जिसमें लकड़ी या लोहे का हैंडल लगा होता है। तीसरा महत्वपूर्ण मॉडर्न टूल है कल्टीवेटर। इसमें लोहे के बने हुए कई ब्लेड होते हैं जो कि मुख्य रूप से ट्रैक्टर के साथ जोड़कर उसका उपयोग खेत की जुताई के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज हाउ टू सेलेक्ट ए गुड सीड्स एंड द स्प्रेडिंग ऑफ दिस सीड्स इनटू द फील्ड दैट इज कॉल्ड सोविंग। After preparation of soil, the second step of agriculture practices that is sowing. Before sowing, it is a big task of a farmer how to select a good seed because a good seed having high yield. कहने का तात्पर्य है कि अच्छा बीज का चुनाव हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि किस तरह अच्छे बीज का चुनाव किया जाता है। मेरे हाथ में ये गेहूँ है लगभग 100 ग्राम, और हमने एक बीकर में 500 ml के आसपास वाटर लिया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरी तरह से इनको डाल देते हैं। तो जो हॉलो सीड्स होते हैं, जो डैमेज सीड होते हैं, ये ऊपर तैर रहे हैं, और जो हैवी सीड होते हैं वो नीचे बैठ गए हैं। मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो बीज हल्के और खाली होते हैं ये ऊपर तैरने लगते हैं, जो कि खराब होते हैं, इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो बीज स्वस्थ होते हैं वे भारी होते हैं और वो तले में बैठ जाते हैं। इनका ही चुनाव बीजों के बुआई में किया जाता है। बुआई में बीजों को पर्याप्त दूरी तथा एक लाइन में लगाया जाना चाहिए। बीजों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं होने पर उगने वाले पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं पोषण नहीं मिल पाता है। Sowing is done either manually or by using machines. Some methods are first traditional method. It was used by farmer. It has an
upper funnel shaped part which is filled by seeds. The seeds pass down through 2 or 3 pipes having sharp ends that presses into soil and place seeds into that place. Second method is manual sowing. In this method, the seeds are stirred in the entire field unevenly by sprinkling them into the soil by hand. This process is called broadcasting. And a third, seed drill. It is a mechanical method of sowing by using a tractor. Seed drill is a long iron tube having funnel at top. This is tied with the plow and the seeds are put into the funnel of seed drill. This method protects the seeds from the damage caused by birds. It also saves time and labor. सीड ड्रिल बीज बोने की आधुनिक विधि है। इससे न केवल समय और श्रम की बचत होती है बल्कि बीजों के बीच भी एक नियत दूरी होती है जिससे प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों के लिए बीजों के बीच कंपटीशन कम होता है। Adding manure and fertilizer. It is the third step of agricultural practices. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. तो बुआई के बाद अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है। खाद एवं उर्वरक दोनों का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। And the main difference between the fertilizer and manure it is a fertilizer is an inorganic source but manure is an organic substance which is obtained from the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. A fertilizer is prepared in factories but manure can be prepared in the field. A fertilizer does not provide any humus to the soils but manure provide a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, but manure is relatively less rich in plant nutrients. दोनों का अपना महत्व है, लेकिन अगर पर्यावरण और मिट्टी की दृष्टि से देखा जाए तो खाद ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि it enhance the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes and it improves the texture of the soil. कहने का तात्पर्य है कि जो खाद है वो न केवल मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है बल्कि उसको पोरस भी करता है, साथ ही साथ वो फ्रेंडली माइक्रोब्स की संख्या को भी बढ़ाता है और जो सॉइल का टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करता है। उस दृष्टि से देखा जाए तो खाद ज़्यादा महत्वपूर्ण और इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि खेतों की उर्वरा शक्ति दो फसलों के बीच खेत को खाली छोड़ देने से भी बढ़ता है। एक फसल के बाद दूसरी फसल का एकांतर क्रम में उगाया जाना फसल चक्रण कहलाता है। तो फसल चक्रण और खेतों को खुला छोड़ देना ये दोनों भी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं मिट्टी की। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का पुनः भरपाई होता है, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फलीदार तथा दाल के पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधों के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पौधों की जड़ों में एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे राइजोबियम कहा जाता है। इन लेग्यूम प्लांट और राइजोबियम के बीच के संबंध को ही सहजीवी संबंध कहा जाता है। इन लेग्यूम और ग्राम वाले फसलों को उगाए जाने के बाद दूसरे फसल को उगाने पर प्रायः उर्वरक या खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। फसल चक्रण का यह एक महत्वपूर्ण तरीका भी है। यहाँ तक हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तीनों टॉपिक कवर करने के पश्चात इस स्लाइड में एक एक्टिविटी है जिसे आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल कॉपी में नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
Irrigation is the fourth step of agriculture practices. The supply of water to crops at different interval is called irrigation. समय समय पर आवश्यकता के अनुसार खेतों में जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सभी सजीव को जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि पौधे भी सजीव है, अतः उन्हें भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। वर्षा, नदी, झील, तालाब, नहर, कुएं, नलकूप इत्यादि सिंचाई के स्रोत हैं। नदियाँ, झील आदि सिंचाई के प्राकृतिक, तो नहर, कुएं, नलकूप इत्यादि सिंचाई के कृत्रिम स्रोत हैं। There are two methods of irrigation. First, the traditional method of irrigation, and second, modern method of irrigation. Traditional methods were water available in wells, lakes, and canals that is lifted up by different methods like moat or pulley system, chain pump, dhekli, and rahat or lever systems. And the modern methods are sprinkler system and drip irrigation. Let us learn about all these methods, starting with the traditional methods. A moat system is one of the simplest and cheapest irrigation systems. In this, water is drawn from a well or water source by a bucket attached to a rope. The rope is passed over a pulley and fixed to an animal. The animal walks down an earthen slope away from the well to lift water. The water is then emptied into a channel and the fields are irrigated. In a chain pump system, two large wheels connected by a chain are positioned at an angle to each other. One wheel is near the source and the other is near the sink. One end of the chain dips into a pool of water. The chain carries the buckets. As the wheel turns with the help of a shaft and handle, the buckets dip into the pool and draw water. The chain then lifts the buckets to the upper wheel, where they are tipped and dumped into an upper pool. The chain then carries the empty buckets down to be refilled. The water in the pool is then released by gates into channels, which act as artificial streams to water the crops. In the Dhekli system of irrigation, water is drawn from a water source with the help of a log of wood placed on a fork-shaped tree for support. The log is tied to a large stone which acts as a lever. A bucket is tied to the other end of the log. During irrigation, the rope tied to the bucket is pulled down so that the bucket goes into the water source and fills up with water. The bucket is again drawn up by pulling up the rope. The water is then collected manually and poured into the channels. Rahat system of irrigation involves two wheels, one placed vertically over a water source, typically an open well, and the other placed horizontally at a distance. A belt of buckets is fixed to the first wheel and an ox, buffalo or camel is tied to the other wheel. As the animal pulls the wheel around in a circular motion, it sets in motion the first wheel with the buckets, which draw water from the water source and irrigate the fields. The traditional methods of irrigation are cost-effective but time-consuming. Thus,
These methods have been replaced with drip system and sprinkler system. Let us learn about these two methods in detail. स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी को छिड़काव के रूप में दिया जाता है, जिसमें पानी पौधों पर वर्षा की बूंदों जैसे पड़ती है। यह पानी की बचत और उत्पादन की अधिक पैदावार के लिहाज से अति उपयोगी एवं वैज्ञानिक तरीका मानी गई है। स्प्रिंकलर सिस्टम में मेन पाइपलाइन के ऊपर पर एक रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। जब पानी प्रेशर के साथ इन पाइपलाइन से होकर गुजरता है तो पानी उन नोजल्स के थ्रू बारिश की तरह ज़मीन पर पड़ता है। स्प्रिंकलर सिस्टम्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स sprinkles waters as it is and raining. It is very useful for sandy soil and on one land where sufficient water is not available. And the second most important system is drip irrigation, where water falls drop by drops into the roots. It is very useful for fruit and vegetable crops. जबकि ड्रिप सिस्टम में सीधे पौधे की जड़ों के पास मुख्य पाइपलाइन से छोटे छोटे छेद के थ्रू पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों को प्राप्त होते हैं। यह दोनों ही विधियां जल की बचत करती हैं और उन जगहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जहां पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है। बोथ द मॉडर्न मेथड्स आर वेरी यूजफुल फॉर वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी पुअर। Another most important step, that is harvesting and threshing. When crop get matured and turns yellow, golden or brown, this is the time when crops should be cut. Cutting of crop is known as harvesting. Harvesting is either done manually by a sickle or by a machine which is called harvester. Harvested crop is further dried and then animals such as bullock, buffaloes, camels are made to walk over it. The grains are separated from the chaff with the help of wind, which is called winnowing. The whole process of separation of the grains from the harvested crop, that is known as threshing. फसल तैयार हो जाने के बाद फसल को काटने की जो प्रक्रिया है वही कटाई कहलाती है। कटाई के बाद फसल से दाने और भूसे को अलग किया जाता है। फसल से दाने और भूसे के जो अलग करने की प्रक्रिया है उसे ही थ्रेसिंग कहते हैं। छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, तो दानों को भूसे से अलग करना कुछ बड़े किसान भी होते हैं जो इस कार्य हेतु बड़े मशीनों का उपयोग करते हैं, जिन्हें कंबाइन कहा जाता है, जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों होती है। इस मशीन के द्वारा समय और श्रम दोनों की बचत होती है। साथ ही साथ अनाज वाले पौधों को उनके बालियों से बीजों को अलग करके सीधे मंडियों में बेचा जा सकता है। फसल को तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। 3-4 महीनों की मेहनत के बाद फसल के कटाई का समय आना किसानों के लिए किसी पर्व का माहौल जैसा होता है। होली, पोंगल, वैसाखी, दिवाली, बिहू आदि कटाई ऋतु के साथ जुड़े जिन्हें किसान हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। वैसे भी हमारा देश त्योहारों का देश कहलाता है। विभिन्न राज्यों में किस तरह ये त्यौहार मनाए जाते हैं। The last step of agricultural practices, that is storage of grains. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganisms. So, the grains obtained by threshing are dried in the open. The dried grains are stored in gunny bags and placed in properly ventilated cemented halls known as godowns. Farmers keep dried grains in jute bags or metallic bins or mud bins. Large scale storage of grains is done in silos and granaries. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatment are used to protect them from pests and microorganisms. फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही भंडारण कहलाती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। छोटे किसान फसल के दानों को ड्रम, कोठी, बोरे आदि में सुरक्षित रखते हैं, जबकि बड़े पैमाने पर फसल के दानों को गोडाउन्स में सुरक्षित रखा जाता है।
छोटे स्तर पर फसल के दानों को भंडारण करने से पूर्व उनमें नीम के पत्तों को भी सुखाकर मिलाया जाता है, जबकि बड़े भंडार गृहों में अनाज के दानों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। बहुत सारा खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है, जैसे दूध, दही, मिठाइयाँ, घी, पनीर, मांस, अंडे इत्यादि। इसके लिए पशुओं का पालन किया जाता है। तो पालतू पशुओं का बड़े पैमाने पर पालन तथा उनका देखभाल करना ही पशुपालन कहलाता है। फूड इज आल्सो obtained from animals, for which animals are reared and provided with proper food, shelter and care. When done on a large scale, it is called animal husbandry. विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। गाय, भेड़, ऊँट व सुअर पालन, मवेशी और भैंस पालन, मुर्गी व बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश के लगभग 70% आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। इस तरह पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीणों का रोजगार प्रदान करने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की अपार संभावनाएं हैं। इस अंतिम टॉपिक के साथ यह यूनिट कंप्लीट होता है। इस यूनिट को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारे एनिमेशंस, पिक्चर्स, क्लिप्स का और बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब समय है आपके सेल्फ असेसमेंट का। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं, इसको आप अपने नोटबुक में पूरा कर लीजिएगा। चेहरा लटकाने से काम नहीं चलेगा। शुरू हो जाइए कॉपी और पेन लेकर और चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। योर टाइम इज स्टार्ट। यह एक छोटा सा प्रयास था ऑनलाइन लेसन वीडियो बनाने का, और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।